छात्रों, आज हम समाजशास्त्रीय सिद्धांत, उनका अर्थ और परिभाषा का अध्ययन करेंगे। सामाजिक यथार्थता का सरोकार व्यक्ति और समाज से होता है। अतः जब भी कोई समाजशास्त्रीय सिद्धांत बनाना है तो उसे अपना केंद्रीय बिंदु व्यक्ति और समाज को बनाना होगा। इमाइल दुर्खेम ने अपने सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु समाज को बनाया और कहा कि समाज सर्वोपरि है। मैक्स वेबर ने अपने सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु वृहत समाज को स्वीकार किया है। उनके लिए समाज के कार्य ही सामाजिक व्यवस्था है। कार्ल मार्क्स ने जनजीवन द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को ही वास्तविक दिशा माना है। कुछ मनोवैज्ञानिकों और समाज वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांतों का आधार व्यक्ति केंद्रित रखा। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में ऐसे सिद्धांतों की दीर्घा भी है जो व्यक्ति को केंद्र बनाकर निर्मित किए गए हैं। इन सिद्धांतवेत्ताओं में विलियम जेम्स, हर्बर्ट मीड आदि हैं। ये लेखक सेल्फ को आधार बनाकर घटना सिद्धांत, फिनोमिनोलॉजी और लोक विधि विज्ञान, एथनोमेथोडोलॉजी आदि जैसे सिद्धांत बनाए हैं। सिद्धांत चाहे समाजशास्त्र के हों या अन्य किसी विषय के, सभी का उद्देश्य समाज की यथार्थता को जानना रहा है। सिद्धांत कितने भी हों, कैसे भी हों, सूक्ष्म या वृहद अभिस्थापना के, उनका उद्देश्य विभिन्न दृष्टियों से समाज की वास्तविकता को जानना मात्र है। सिद्धांत चाहे सूक्ष्म केंद्रित या वृहद केंद्रित हो, इसकी एक निश्चित विधि होनी चाहिए और इस विधि की विशेषता यह है कि यह तर्क पर आधारित होनी चाहिए, हर तरह से वैज्ञानिक होनी चाहिए। सिद्धांत में प्रासंगिक तथ्यों का समावेश अनिवार्य रूप से होता है, इसलिए वास्तविकता के विश्लेषण में सिद्धांत, तथ्य और विधि अनिवार्य रूप से होते हैं। सिद्धांत में यथेष्ट अनुभविक सामग्री होती है। सिद्धांत अमूर्त होता है। जैसे जाति व्यवस्था में कई प्रकार के अनुभविक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। जोनाथन टर्नर ने द स्ट्रक्चर ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी 1991 में बताया कि सिद्धांत के विश्लेषण में अमूर्तीकरण पर अत्यधिक जोर दिया जाना चाहिए। उनका यह भी दृढ़ विश्वास है कि सिद्धांतों को अनुभविकता अपने कलेवर में समेट लेती है। कार्ल पोपर ने भी सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में खंडन की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वे कहते हैं कि सिद्धांत का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि अनुभविक क्षेत्र में जाकर यह खंड खंड हो जाए। सिद्धांत के प्रत्येक खंडन को बहुत बड़ी सफलता माननी चाहिए। जोनाथन टर्नर का कहना है कि सिद्धांत अत्यंत अमूर्त तथा पर्याप्त रूप से सुस्पष्ट होते हैं और उनमें अनुभविक सामान्यीकरण के विश्लेषण की अंतर्दृष्टि भी होनी चाहिए। रुथ वेलेस तथा एलिसन वुल्फ का कहना है कि सिद्धांत निगमनात्मक होता है तथा इसमें कतिपय सामान्य प्रस्ताव होते हैं। रुथ वेलेस तथा एलिसन वुल्फ ने अपनी पुस्तक क्लासिकल ट्रेडिशन 1980 में लिखा है कि सिद्धांत की कोई निश्चित परिभाषा देने से पहले एक भूमिका बांधनी चाहिए। उनका कहना है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रभाव जनता के व्यवहार को देखने का एक नजरिया प्रदान करता है। जैसे मार्क्स ने सामान्य जनजीवन को विशिष्ट ऐतिहासिक दृष्टि से देखने की एक विधि अपने सिद्धांत में दी है। भूमिका प्रस्तुत करने के बाद
वेलेस और वुल्फ सिद्धांत को परिभाषित करते हैं। उनका कहना है कि कोई भी सिद्धांत अनिवार्य रूप से निगमनात्मक होता है। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में प्रारंभ यह है कि हम कुछ सामान्य अवधारणाओं और सुस्पष्ट पूर्वधारणाओं को सही तरीके से प्रभावित करते हैं। इसके बाद जिन वस्तुओं का हम अवलोकन करते हैं उनके वर्गीकरण के कुछ निश्चित नियम बनाते हैं और फिर अंत में कतिपय सामान्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। जब एक बार हम हमारे द्वारा देखी गई वस्तुओं, घटनाओं, मुद्दों और प्रसंगों को श्रेणियों या कोटियों में रख देते हैं, तब इन्हें आधार बनाकर तार्किक रूप से इनका निगमन करते हैं। इस तरह से निगमन किए गए प्रस्ताव या बयान हमें मनुष्यों की प्रकृति और व्यवहार को समझने में सहायक होते हैं। वेलेस और वुल्फ कहते हैं कि सिद्धांत और कुछ न होकर वास्तविक घटनाओं को समझने का एक यथेष्ट अनुकूलन है, पद्धति है, और इस तरह इन सिद्धांतवेत्ताओं के अनुसार सिद्धांत अनिवार्य रूप से निगमनात्मक होता है। निगमनात्मक कथन सामान्य प्रस्तावों के निरूपण में सहायक होते हैं। निगमनात्मक कथन सामान्य प्रस्तावों के निरूपण में सहायक होते हैं। निगमनात्मक सामान्य प्रस्ताव बनाने की पद्धति सरल व इस प्रकार है। सबसे पहले हम अवधारणाओं की परिभाषा देते हैं, कुछ स्थापित मान्यताओं को स्पष्ट करते हैं, कुछ वैज्ञानिक नियमों के अनुसार अवधारणाओं और स्थापित मान्यताओं को कोटियों में रखते हैं और इनसे निगमन करके अंततोगत्वा सामान्य प्रस्ताव बनाते हैं। ये प्रस्ताव ही सिद्धांत कहलाते हैं। इन प्रस्तावों में अर्थात इनमें प्रयुक्त अवधारणाओं और स्थापित मान्यताओं में तार्किकता होती है। टैलकट पार्सन्स का कहना है कि सिद्धांत अनुभविक होते हैं तथा इसकी अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर जुड़ी होती हैं। पार्सन्स ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत के क्षेत्र में अद्वितीय काम किया है। इस संबंध में उनकी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1949 एक उत्कृष्ट पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक क्रिया सिद्धांत का निगमन विभिन्न सिद्धांतवेत्ताओं के अवधारणात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे संपूर्ण समाज के परिवेश को ध्यान में रखकर सिद्धांत की परिभाषा देते हैं। उनका कहना है कि किसी भी सिद्धांत में तथ्य और अवधारणाएं होती हैं। ये तथ्य और कुछ न होकर प्रघटनाओं के बारे में कुछ निश्चित प्रस्ताव या वक्तव्य होते हैं। एक जैसे तथ्य मिलकर अवधारणा को बनाते हैं। उन्होंने सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया को इस प्रकार परिभाषित किया। सर्वप्रथम तथ्य होते हैं, तथ्यों से अवधारणाएं बनती हैं और दो या दो से अधिक अनुभविक अवधारणाओं के बीच में जो तार्किक संबंध होते हैं उन्हें सिद्धांत कहते हैं। रॉबर्ट के मर्टन का कहना है कि अनुभविक सामान्यीकरण तथा चरों में तार्किक संबंध होता है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के विश्लेषण में रॉबर्ट के मर्टन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। ये वे सिद्धांतवेत्ता हैं जिन्होंने प्रकार्यवाद पर कार्य किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर द फ्री प्रेस 1957 में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की सुस्पष्ट व्याख्या की है। रॉबर्ट के मर्टन ने कहा है, किसी भी सिद्धांत का बुनियादी आधार अनुभविकता है। यह बार बार कहा जाता है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकरूपताओं पर बल देना है, पर इसकी भी एक प्रक्रिया है। वह यह है कि सर्वप्रथम हम क्षेत्र में जो कुछ अनुभविकता देखते हैं उनमें जो समानता हमें मिलती है
उसके आधार पर पृथक पृथक अनुभविक प्रस्ताव रखे जाते हैं। इसके बाद इन अनुभविक एकरूपताओं को जोड़कर इनमें प्रयुक्त चरों के तार्किक संबंधों को देखा जाता है। इस प्रकार अनुभविक आधार पर पारस्परिक रूप से तार्किक संबंध रखने वाली ये एकरूपताएं ही सिद्धांत को बनाती हैं। मर्टन के अनुसार सिद्धांत अनुभविक तार्किक होते हैं और इनका निर्माण सामाजिक एकरूपताओं के आधार पर होता है। सिद्धांतों का निर्माण तथ्यों, अवधारणाओं, अनुभविकता और तार्किक संबंधों पर आधारित होता है। इस तरह के तर्क में निगमन होना आवश्यक है।